वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मंडे टू सैटरडे आपसे मिलता हूं सुबह 7 बजे और इसमें 4 सवालों के साथ 40 बातों पर चर्चा करता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। मेरे भाइयों, ये शो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे लगातार देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी पॉलिटी में ऐसी प्रैक्टिस होगी कि 99% एक्यूरेसी आप एग्जाम में रखेंगे पॉलिटी के सवालों में। 2 क्लासेस मैं लेता हूँ, एक शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत की, जिसमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। और ये आपका 20 मिनट्स हो जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोनों क्लासेस आप लगातार देखिए, 2 ढाई महीने तक देखिए, पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी प्रीलिम लेवल की तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आप वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ या पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक कार्यकारी निकाय है? ठीक है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी का अर्थ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ही है। यानी कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा आपका संवैधानिक निकाय है, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, संवैधानिक निकाय ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक बात समझिए, यदि आप निकायों की बात करें तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि आप ये देखते हैं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के निकाय नज़र आते हैं। एक जिन्हें आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का अर्थ ये होता है कि जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो उसे आप संवैधानिक निकाय कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। मेरे भाई, जैसे इलेक्शन कमीशन, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। सीएजी, इसका उल्लेख संविधान में 148 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, इसका उल्लेख किया गया है संविधान में। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी ये सब क्या हैं? संवैधानिक निकाय हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेरे भाई दो प्रकार की होती है। एक ऐसी होती हैं जो अस्थाई संवैधानिक निकाय, जो परमानेंटली संविधान में स्टेब्लिश कर दी जाती है, जैसे अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। और दूसरा एक होती है जिसे कहते हैं अस्थाई संवैधानिक निकाय, जो टाइम टू टाइम, समय समय पर बनाई जाती हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन का गठन 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति को जब लगता है तो इसका गठन किया जाता है। आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है, समय समय पर होता है। तो जिसे समय समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाए, अस्थायी संवैधानिक निकाय है। जो परमानेंटली स्टेब्लिश्ड है वो अस्थायी संवैधानिक निकाय है। दूसरा आपका, जिसे आप कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, या इसे संविधानेतर निकाय कहा जाता है, संविधान के इतर, गैर संवैधानिक कहा जाता है। मेरे भाई, गैर संवैधानिक निकाय भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक, गैर संवैधानिक का मतलब कभी भी असंवैधानिक मत बोल देना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। असंवैधानिक का मतलब ये होता है जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब असंवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में बहुत अंतर है, तो दोनों को एक साथ मत मिला देना, नहीं तो हो जाएगा सब गड़बड़ घोटाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे गैर संवैधानिक निकाय की। तो गैर संवैधानिक निकाय दो प्रकार के होते हैं। एक जो बाई लॉ बनते हैं, यानी कानून के द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो कानून के द्वारा बनते हैं उन्हें आप स्टेटुअरी बॉडी बोलते हैं, यानी उन्हें आप सांविधिक निकाय, सांविधिक या वैधानिक निकाय कहा जाता है। बाई लॉ बनते हैं, विधि के द्वारा, संविधि के द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा बनते हैं। ठीक है, दूसरा, एक जो आदेश के द्वारा बने, बाई ऑर्डर, बाई ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा जो बने, उन्हें नॉन स्टेटुअरी बॉडी बोलते हैं। इन्हें गैर सांविधिक निकाय बोलते हैं, क्योंकि ये आदेश के द्वारा बन रहे हैं, सो इसे आप गैर सांविधिक निकाय बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि गैर सांविधिक निकाय भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, सांविधिक भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका एग्जाम्पल नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 2015 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा हुआ, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। इसका एग्जाम्पल जैसे आरबीआई हो गया, इसका एग्जाम्पल जैसे
केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, इसका एग्जाम्पल महिला आयोग हो गया, इसका एग्जाम्पल एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दो तरह के निकाय हैं। इधर आते हैं, अब देखो इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की यदि आप बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 324 से लेके 329 तक मेंशन है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी है मींस कि बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। यही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग, नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में गैर सांविधिक, गैर सांविधिक यानी नॉन स्टेचुअरी, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना है। ये आपका मानवाधिकार आयोग, ये लॉ के द्वारा, ये भी जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा, ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, माफ कीजिएगा, ये ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के थ्रू, ये आपका आरटीआई एक्ट के थ्रू बना है। तो ये दोनों आपका कैसा निकाय होगा? ये दोनों स्टेचुअरी बॉडी होगी, यानी ये दोनों आपका सांविधिक निकाय होगा। ठीक है, और ये आपका गैर सांविधिक होगा, और ये आपका संवैधानिक होगा। और पूछा क्या है? पूछा संवैधानिक है, यानी जो संविधान में है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति केवल संसद के अवकाश के दौरान ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ओनली ड्यूरिंग द पार्लियामेंट रिसेस। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है। तो देखिए, अध्यादेश के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आप बात ऑर्डिनेंस की करें तो हमारे भारत देश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 से प्रेसिडेंट के पास है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, प्रेसिडेंट उस विषय पर कानून बनाता है, सॉरी, प्रेसिडेंट उस विषय पर अध्यादेश जारी करता है जिस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी जिन विषयों पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की शक्ति है, यानी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट, संघ सूची के विषय, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के विषय, रेसिडरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट विषय। ठीक है, 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल उन विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति है, जैसे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करेगा जब संसद सत्र में न हो, राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, सडन सिचुएशन, आकस्मिक स्थिति है। और राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब यहाँ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है, यानी अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाएगा। तब जारी किया जाएगा जब संसद सत्र में न हो, तुरंत तुरंत विधि बनाने की जरूरत हो। अध्यादेश वैसे ही काम करेगा जैसे संसद का कानून, उसका वैसा ही फोर्स इफेक्ट होगा जैसे संसद का कानून, बशर्ते ऑर्डिनेंस शॉर्ट टर्म लॉ होता है, यानी अल्प अवधि का कानून होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा के लिए उसे कानून का दर्जा देने के लिए जैसे ही संसद दोबारा आए उसके 6 हफ्ते के भीतर पारित होना होगा। पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ तो लैप्स हो जाएगा। अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। अध्यादेश का जेआर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी होगा, जी हाँ। क्या ये राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी वैवेकिक शक्ति है? जी नहीं। राज्यपाल तब जारी करता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पे हाँ। किन विषय पर? जिस पे स्टेट को लॉ बनाने की पावर है। राज्य विधानमंडल में पारित होना है, हाँ। अगर परमानेंट लॉ बनाना है तो पारित होना होगा। कितने दिन के भीतर? जैसे ही विधानमंडल आए उसके 6 हफ्ते के भीतर। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। जेआर हो सकता है, हाँ। ठीक है, तो ये राज्यपाल की और राष्ट्रपति की अध्यादेशी शक्ति को मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। राष्ट्रपति केवल संसद के अवकाश के दौरान ही, यानी संसद जब नहीं है सत्र में तभी जारी कर सकता है, सही लिखा है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है, ये भी सही लिखा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक सदन भी सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश का वही इफेक्ट होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का, बस अध्यादेश शॉर्ट टर्म का लॉ होता है, यानी अध्यादेश अल्प अवधि का कानून होता है। उसे परमानेंट लॉ बनाने के लिए सदन में पारित करना जरूरी होता है। क्लियर है बात?
ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय का उदाहरण है, यानी कौन सा स्टेटुअरी बॉडी है? फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग, भारत के महान्यायवादी। ठीक है। कौन सा वैधानिक निकाय? वैधानिक निकाय का मतलब जो किसके द्वारा बना हो? विधि के द्वारा, संविधि के द्वारा बना हो, उसे वैधानिक निकाय कहते हैं। अब आइए एक एक निकाय करके हम लोग थोड़ा देखते हैं। वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी राजस्व वितरण की सिफारिश करना। चेयरमैन और मेंबर को मिला के कुछ 5 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या होगी, ये संसद निर्धारित करता है। मुख्य काम यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करना। अपनी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं, यानी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं। पहला वित्त आयोग जो बना था 1952 से लेकर 57 तक चला था। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन केसी नियोगी थे। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और अभी वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर बताना है। कसम वसम दे दूंगा किसी दिन जो नहीं बताते हो तुम लोग, और उन्हीं की कसम दे दूंगा जिसकी कसम नहीं खाना चाहते हो, है ना? हाँ, उनकी समझ रहे होगे। तो जरूर बताइएगा कि इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और उसके चेयरमैन कौन है। संघ लोक सेवा आयोग ये मेरिट सिस्टम का प्रहरी है। 315 से लेकर 323 तक इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। 315 के तहत यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो चेयरमैन मेंबर से मिलकर बनती है, लेकिन चेयरमैन और मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये संविधान में कहीं नहीं है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। कार्यकाल इनका 6 साल होता है और मैक्सिमम एज 65 ईयर 65 साल होती है। महान्यायवादी, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी एक संवैधानिक निकाय है। ये केंद्र सरकार का वकील है। ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो नहीं मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है उसे महान्यायवादी के तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील है। केंद्र सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है, किसी भी न्यायालय में ये केंद्र सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भी भाग लेता है। हाँ, वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी आपका कैसा निकाय हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनुच्छेद 76 के तहत। अब आ जाए महिला आयोग की तरफ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की यदि आप बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1900, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये क्या है, ये कानून है। 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब कि भाई कानून के तहत मिली है। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इनका गठन किया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय होगा और सी ही आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैधानिक निकाय पूछ रहा है तो महिला आयोग। बाकी सब आपका क्या है, बाकी सब आपका संवैधानिक निकाय है। तो आई होप अब आप सवाल समझ गए होंगे। क्लियर है बात, समझ गए हैं? ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। देखो, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, लेजिस्लेचर में कौन आता है, स्टेट में कौन कौन सम्मिलित है, इसको जानने के लिए मैं एक चार्ट बनाता हूँ। वो चार्ट आप समझ लीजिए, जीवन में कभी ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। यदि आप राज्य की बात करें, स्टेट, तो स्टेट यानी राज्य यानी प्रांत। ठीक है। यहाँ स्टेट शब्द का अर्थ देश नहीं है, बल्कि यहाँ स्टेट शब्द का अर्थ है जो भारत देश में 28 राज्य हैं। 152 में यही लिखा हुआ है कि राज्य शब्द का अर्थ वो होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में राज्य दिए गए हैं पहली अनुसूची में। और पहली अनुसूची में आप देखेंगे कि 28 राज्यों की क्या दी गई है, सूची दी गई है। राज्य से रिलेटेड प्रोविजन 152 से लेके 237 तक आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है। अब देखो इसका चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 152 से लेके 237 तक क्या है,
राज्य हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 153 से लेके 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होगा भैया? तो राज्य कार्यपालिका में राज्य कार्यपालिका का प्रमुख आएगा। सारा काम राज्य में राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल को कुछ पावर जो उसके विवेक की है, यानी उसकी अपनी है। विवेक की शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री है। इसीलिए राज्यों में भी सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। तो गवर्नर राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है, प्लस मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सारे मंत्री प्लस आपके श्रीमान बाबा साहब आएंगे, है ना, चीफ मिनिस्टर बाबा, ठीक। मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद, प्लस एक आदमी राज्य कार्यपालिका का और भाग है जिसे आप कहते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। तो राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? राज्यपाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता भी इसका पार्ट है, जी हाँ, महाधिवक्ता भी इसका भाग है, ये भी राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित है। अगला आपका जिसे आप कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका। 168 से लेके 212 तक आप राज्य विधानमंडल देखते हैं। राज्य विधानमंडल मतलब जो संस्था राज्य में लॉ बनाती है। जहाँ एक सदन है वहाँ ये राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बनती है। जहाँ दो सदन है वहाँ राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनती है। जहाँ एक सदन है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगी। जहाँ दो सदन है वहाँ राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगी क्या? स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल। क्लियर बात? आगे आते हैं जुडिशियरी। यदि आप बात जुडिशियरी की करें, न्यायपालिका। न्यायपालिका की यदि आप बात करें तो न्यायपालिका मेरे भाई आप देखेंगे कि 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट और 233 से लेकर 237 तक आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। न्यायपालिका में यहाँ हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट देखते हैं। तो ये है राज्य का चार्ट कि संविधान का भाग 6 जो राज्य टर्म को डिनोट करता है उस राज्य में क्या क्या सम्मिलित हैं, ठीक है। यहाँ राज्य चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य है उसकी बात नहीं हो रही, राज्य चैप्टर में ये सम्मिलित हैं, यानी संविधान के भाग 6 में ये सम्मिलित हैं, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं, कहा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो महाधिवक्ता ये आर्टिकल 165 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हिस्सा नहीं है, ये राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखता है। ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो वो महाधिवक्ता बन सकता है। और केंद्र में ऐसे ही महान्यायवादी होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होता है उसे महान्यायवादी बनाया जाता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख है, यह सरकार का प्रमुख है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, प्रांत का प्रमुख है, कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में है, ठीक है। तो ये तो हैं तीनों। राज्य चुनाव आयोग, तो भैया ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसका मुख्य काम है स्थानीय सरकार का चुनाव कराना। भारत देश में, यही इसमें आंसर हो जाएगा, भारत देश में सारे चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, सिर्फ एक चुनाव छोड़कर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर बात? तो चलिए, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। समझे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको अपडेट्स मिलता रहता है। यहाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सब सोशल मीडिया में बह रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत बह लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, 8 बजे 7 बजे सुबह और शाम को 8 बजे। इसमें एक में लक्ष्मीकांत, एक में 20 मिनट जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक। यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आरंभ प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए पढ़ाया जाता है। कंप्लीट प्रोग्राम है
जिसमें 2 तरह के बैचेज़ होते हैं, एक गोल्ड, एक प्लैटिनम। गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, करंट अफेयर मैगज़ीन और 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। जिसको पूरा सिलेबस पढ़ना है वो गोल्ड के साथ जाए। और प्लैटिनम, प्लैटिनम में आपको ये गोल्ड वाले फीचर के साथ-साथ एक फाउंडेशन का, एक प्री का, एक मेंस का, एक एनसीईआरटी का बैच फ्री मिलता है, किताबें आपके घर जाती हैं। तो प्लेटिनम की जो फीस है इस समय 16,999 और गोल्ड की 9,999, लेकिन आप इस फीस को तब अवेल कर पाएंगे जब यहाँ आप ये कोड लगाएंगे, क्या वी एल लाइव। वी एल लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो आप इस फीस को अवेल कर पाएंगे। कैसे? तो इसके लिए जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर आप जाइए, गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू। इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि ये गूगल पे आपने यहाँ पर लिखा स्टडी आई क्यू, आपने वेबसाइट ओपन की www.studyIQ.com, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे गए, स्टेट पीसीएस पे गए, उत्तर प्रदेश पे आप जाइए। और उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि आरंभ 20 पे आप क्लिक करिए, यहाँ फीचर पढ़िए, बाई नाउ पे जाइए, कोड लगाइए, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।